कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? दरअसल मैं हमेशा बड़े बच्चों से बात करता हूँ। कभी एमए पास बच्चे आते हैं, कभी बीए बीएड किए हुए, नेट किए हुए, पीएचडी किए हुए। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो छोटे छोटे बच्चों से बात कर रहा हूँ। अब मेरे सामने बड़ी एक दिक्कत आती है कि मेरी बात को ये समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये थोड़ी सी रहती है इसलिए मैं कई बार बहुत बड़ी बात कह नहीं पाता। बहुत सामान्य सी बातें आपसे करूंगा आज। देखो, मुझे बुलाया गया है कि बच्चों को बताया जाए कि टीचिंग फील्ड जो है ना, एजुकेशन का फील्ड, इसमें क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है और किस तरह से आप जा सकते हो, कैसे जा सकते हो। इसके लिए मेरा एक सीधा सा अनुभव है कि 12वीं तक का बच्चा प्रशासन के ख्वाब देखता है, शिक्षण के क्षेत्र में जाने का सोचता भी नहीं है। आप में से कितने बच्चे जो कह रहे हैं कि मेरे को प्रोफेसर बनना है? एक हाथ खड़ा हुआ है। तो ऐसे करना तो मेरे से डायरेक्ट ही मिल लेना, बाकी को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि एक कोई बनना है। लेकिन फिर भी मैं मेरे क्षेत्र की बात बढ़िया तरीके से रखूंगा। क्या पता आगे जाके आपका मन विचलित हो जाए प्रशासन से और आपका मन करे कि नहीं, मुझे तो शिक्षा में जाना है, तो मेरी ये बातें आपके वापस काम आएगी। 1947 में हम आज़ाद हुए थे। कब हुए थे? 1947 में। और उससे पहले ब्रिटिश शासन था भारत के अंदर। और ब्रिटिश शासन में उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी जो अंग्रेज़ों के सबसे नज़दीक रहते थे। जो ब्रिटेन के अधिकारी थे, उनके जो पास में रहते थे ना, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जनता उनको एक अलग नज़र से देखती थी। जनता को लगता था ये कोई भगवान लोग ऐसे। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर अंग्रेज़ों के करीब है तो उसकी अलग रेपुटेशन होती थी। उसकी सैलरी 20 रुपए से ज़्यादा नहीं थी। अंग्रेज़ों के समय किसी भी भारतीय को 20 रुपए से ज़्यादा तनख्वाह नहीं देते थे। लेकिन भारतीय ये कहते थे कि तनख्वाह भली मत दो, लेकिन आप हमें आपके पास रखो बस, ताकि हमारा ऐसे डेकोरम बना रहे जोरदार तरीके से। गांव में कहीं जाए तो हमें एकदम पूछे लोग, साफ साफ करें। तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों की मानसिकता ऐसी बैठ गई कि जो भी सरकार में जाता है वो जबरदस्त तरीके से प्रभावी व्यक्ति होता है, मतलब उसकी तो बात ही कुछ और है। इस तरह से एक मानसिकता बैठ गई हमारी। आपको पता है पूरी दुनिया में सरकारी नौकरियों में क्रेज भारत में ही है। अमेरिका में सरकारी नौकरी होती नहीं है, यूरोप में होती नहीं है, और यहाँ पे भारत के अंदर एक बिजनेसमैन वाले अरबपति हो, एक कांस्टेबल उसको लाइन में खड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता आज भी ये बनी हुई कि जो सरकार में है वो बहुत पावरफुल है। आपको पता है, आप में से कई किसी ने मेरे हिसाब से नहीं सोचा होगा कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, शिक्षक बनना है, पुलिस में जाना है, कलेक्टर बनना है, आरएएस बनना है। आपको पता है कि आरएएस पूरी जिंदगी में नहीं कमाता उतना एक बिजनेसमैन एक दिन में या एक महीने में कमा लेता है, पैसे की बात करूं तो। लेकिन फिर भी हमें अच्छा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आईआईटी करने के बाद में जो लोग अच्छे प्लेसमेंट पे जाते हैं, 10-20 करोड़ के प्लेसमेंट पे जाते हैं, वो लास्ट में उनके 10-10 करोड़ रुपए का प्लेसमेंट होता है। वो लोग फिर वापस यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनते हैं। क्योंकि भारत के अंदर ये माइंडसेट है कि सरकारी क्षेत्र में आना अपने आप में केवल जीविका निर्वाह नहीं है, बल्कि सोशल प्रेस्टीज भी है, हमारी प्रतिष्ठा भी है, हमारी अलग से एक रेपुटेशन होती है, हमारे को अलग से लोग जानते हैं। तो 1947 की ये जो मानसिकता थी ना, वो आज भी बनी हुई है। और हम सब लोग यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट में जाए, ताकि हमारी एक अलग से प्रेस्टीज बने। और इस कारण क्या हुआ कि जो प्रशासन में लोग थे वो बहुत पावरफुल थे 1947 से पहले।
आज भी उनको उसी नजर से देखा जाता है। अब प्रशासन में चाहे पटवारी हो चाहे कलेक्टर हो, सबसे छोटा पद होता है प्रशासन में कौन सा? प्रशासन में सबसे छोटा पद कौन सा होता है? कांस्टेबल। वो तो पुलिस प्रशासन में चला गया। गांव तक जाइए आप, और प्रशासन में सबसे छोटा होता है पटवारी का पोस्ट। पटवारी सुना है? पटवारी की वैकेंसी आती है, ये सबसे छोटा पद होता है। और सबसे बड़ा पद होता है आईएएस का, कलेक्टर का। पटवारी से लेके कलेक्टर तक सभी को समान रेपुटेशन दी गई है। एक बार एक बस में मैं आ रहा था, मैं उस समय वरिष्ठ अध्यापक था। बस से मैं गांव से बाड़मेर आ रहा था, एक दो बार ही आया बस से सर। तो हमारे पास में प्रिंसिपल साहब बैठे थे। प्रिंसिपल साहब का ग्रेड पे होता है एसटीएम से ज्यादा। एसटीएम की तनख्वाह 70,000 रुपए, तो प्रिंसिपल 80,000 रुपए लेता है। पद क्रम में हायरार्की में प्रिंसिपल बड़ा होता है। तो जैसे एक पटवारी जी आए तो कंडक्टर ने प्रिंसिपल साहब को उठा दिया कि साहब आप पटवारी साहब को बैठने दो। पटवारी साहब का ग्रेड पे होता है चपरासी के बराबर, जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपए भी नहीं है। लेकिन समाज में ये बना हुआ है कि प्रशासन का थोड़ा सा अलग रहता है। अब मैं बात करता हूं कि वास्तव में क्या है। प्रशासन के अंदर जाने के बाद 1947 से पहले स्थितियां जरूर थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि जनता जागरूक हो चुकी है। आपको क्या प्रशासन से काम पड़ता है? आप अपना काम ऑनलाइन कर सकते हो, आप अपना काम यूं ही करवा सकते हो। हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती कलेक्टर की या एसटीएम की। अगर आप सही हैं तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आप गलत हैं तो थोड़े करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो आज वर्तमान में प्रशासन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा जो 1947 से पहले था। 1947 से पहले शिक्षक समुदाय का भी गजब का रेपुटेशन थी। धीरे धीरे आज स्थिति वापस अब ठीक होनी शुरू हो गई। अब मैं बताता हूं इनका इंपॉर्टेंस वर्तमान में शिक्षा का क्या है। देखिए आप, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी की भी नजर में गिरा हुआ नहीं है। सबसे रेपुटेड कोई जॉब है, कोई सर्विस है, तो वो शिक्षा की सेवा है। आप देखना कहीं पर भी जाओ, मैं आज कहीं राजस्थान के किसी भी जिले में जाता हूं, 2-4 बच्चे आके पैर छूते हैं। आपने किसी कलेक्टर के पैर छूते हुए किसी व्यक्ति को देखा? नहीं छुएगा, वो जरूरत ही नहीं है। रिटायरमेंट के बाद में उन्हीं कलेक्टर की हालत ये होती है कि उसका ऑफिस के अंदर ही उसको बाबू अंदर नहीं आने देता है। और आपको एक बात बताऊं, आपने एक शब्द सुना होगा, सेवानिवृत्ति। सुना है? रिटायरमेंट सुना है? दुनिया की एकमात्र ऐसी पोस्ट है जो कभी सेवानिवृत्त नहीं होती। ऑफिशियली बता रहा हूं मैं, डॉक्यूमेंटल टीचर्स। प्रोफेसर के आगे कभी आप सेवानिवृत्त प्रोफेसर शब्द नहीं लगा सकते, ये गलत है। शिक्षक के आगे कभी सेवानिवृत्त शिक्षक नहीं आता, वो जिंदगी भर शिक्षक रहता है। सेना में सेवानिवृत्त होते हैं, प्रशासन में रिटायरमेंट होता है, लेकिन शिक्षा में कभी भी रिटायरमेंट नहीं होता। शिक्षक एक ऐसी जॉब है जिसके पास में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं ना कि एक इंजीनियर गलती करता है तो बिल्डिंग गिरेगी, डॉक्टर गलती करता है तो एक आदमी मरेगा, सैनिक गलती करता है तो थोड़ी सी क्षेत्र में 5-20 आदमी मरेंगे, प्रशासक गलती करता है तो किसी एक को न्याय नहीं मिलेगा, और शिक्षक ने गलती कर दी तो कई पीढ़ियां खराब हो जाती। अगर शिक्षक ने गलती कर दी तो कई पीढ़ियां खराब हो जाएगी, क्योंकि ये चाहे कलेक्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इनको बनाता कौन है? इनको टीचर्स बनाते हैं। ये पर्दे के पीछे से रह के एक बच्चे को एक प्राइम मिनिस्टर तक की यात्रा तय करवाते हैं। आप आगे जाके कलेक्टर भी बनोगे ना तो देखना, अल्टीमेटली आप क्रेडिट ये दोगे कि हमारे को अच्छे शिक्षक मिले थे। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे इससे पहले, द्रौपदी मुर्मू से पहले। वो एक कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां उनके गुरुजी थे, बहुत वृद्ध हो गए थे, सामने कहीं कुर्सियों में बैठे थे। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक उठ के और वहां जाके उनके पैर छूता है और कहता है आप आगे चलिए, आप मेरे गुरुजी, आप नहीं होते तो मैं भी यहां नहीं होता। शिक्षक अपने आप में सबसे पवित्र, सबसे प्रतिष्ठित, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जिम्मेदारी पूर्वक पोस्ट है। और एक स्टूडेंट किसी की बात नहीं मानता है तब वो शिक्षक की बात मानता है।
अपने माता पिता की बात कई बार बच्चा नहीं मानता, वो किसी की बात नहीं मानेगा, तब माता पिता हमारे पास कई बार आते हैं कि थोड़ा सर आप समझा दो, तो बच्चे समझ जाएंगे। तब शिक्षक जाके उसको कहता है कि ऐसा करना है, तो बच्चा वही करता है जो उसके मास्टर ने कहा है। मैं खुद शिक्षक हूं, लेकिन मेरी बच्ची मेरी बात नहीं मानती। वो फर्स्ट क्लास में भी अभी तक आई नहीं है, वो नर्सरी में ही है, मतलब यूकेजी एलकेजी में ही गई है। उसकी मैडम उसको पढ़ाती है, एकदम ऐसे घर पे वो शब्द लिख रही थी तो वो ख गलत लिख रही थी। मैं उसको बता रहा था ख बेटा ऐसे लिख, अब वो ख सही नहीं लिख पा रही थी। मैं कह रहा हूं ख ऐसे लिख, वो ख ऐसे लिख रही क्योंकि उसकी मैडम ने ऐसे लिख के दिया है। मैंने कहा बेटा ये रव हो जाएगा, इसको ऐसे लिख। तो पापा आपको नहीं पता, मैडम ने ये लिखा है, तो ये गलत है ये सही है। मैं उसको समझा रहा हूं बेटा ये सही है ये गलत है। अरे आपको नहीं पता, ये मेरी मैडम ने बताया है क्या, बताओ। और मैडम मेरे पास कोचिंग आती है, दो गलती तो मेरी है। मैंने कहा ना, एक मास्टर की गलती कई पीढ़ियां खराब करती है। मैंने अगर उस मैडम को क्लास में ये सिखा दिया होता तो आज मेरी बच्ची ये रव नहीं पढ़ रही होती। इसलिए शिक्षक की गलती देखना घूम के सामने वापस आएगी। अब मैं खुद पूरे बाड़मेर को पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरी बच्ची मेरे से नहीं पढ़ रही। क्यों? क्योंकि मैं उस बच्ची के लिए शिक्षक नहीं हूं, मैं उसके लिए माता पिता का काम कर रहा हूं। शिक्षक तो वो है जो स्कूल में है। इसलिए शिक्षा का जो पद है वो बहुत ही गरिमापूर्ण पद है, बड़ा शांत पद है। और अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से पढ़ाता है तो आप देखना जीवन भर वो व्यक्ति संतोषजनक जिंदगी जीता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, समाज के साथ रहता है, परिवार के साथ रहता है, और इतना रिस्पेक्ट पाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक हमारे ज्योग्राफी में गुरुजी है सविंदर सिंह, जिनकी भूगोल में बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें आती है। सविंदर सिंह जी की एज होगी शायद 80 साल के आसपास। रिटायर हो गए 20 साल पहले ही, वो ऑफिशियली रिटायर हुए, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से। वैसे प्रोफेसर के आगे कभी भी सेवानिवृत्त नहीं लगता। आज अगर उनसे किसी यूनिवर्सिटी में बुलाना हो उनको, तो उनको 3 महीने पहले सूचना देनी पड़ती है, क्योंकि 3 महीने आगे तक वो बुक है, नंबर ही नहीं लगता। 80 साल की उम्र में भी अगर किसी व्यक्ति को हर यूनिवर्सिटी बुलाती हो। एक प्रोफेसर एच.सी. वर्मा फिजिक्स के, उनकी स्थिति ये है कि वो कभी आईआईटी कानपुर, तो कभी आईआईटी खड़गपुर, तो कभी आईआईटी दिल्ली, कभी आईआईटी मुंबई, ये हालत है उसकी। पद्मश्री दे दिया सरकार ने। रेपुटेशन ये है कि कॉलेज के परिसर में घुसने से लेकर क्लासरूम तक जाने जाने में उस व्यक्ति को 1 घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि बीच में इतने बच्चे आते हैं, पैर छूने वाले, सलाम करने वाले, नमस्कार करने वाले, तो उसको आगे नहीं बढ़ने देते। और सामने 4 कलेक्टर खड़े खड़े सोचते हैं कि हमें तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तब मन में आता है कि आपसे बात वही करेगा जिसको आपसे जरूरत पड़ी है। शिक्षक के पास बच्चा निस्वार्थ रूप से जाता है, उसको कोई जरूरत नहीं होती तब भी हो जाएगा कि मार सकते डाल बात करे ना हो। तो टीचिंग की जो जॉब है, ये बेसिकली जॉब नहीं है, एक सेवा है। और इसमें सुकून है, शांति है, संतोष है, और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति काम करके बहुत खुश होता है। वो कई परिवारों के चिराग जला देता है, वो कई परिवारों को, कई पीढ़ियों को, पूरे समाज को सुधार देता है। इसलिए इस प्रोफेशन का किसी अन्य प्रोफेशन से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाना, लेकिन अल्टीमेटली एजुकेशन जैसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। अब मैं बात करता हूं, इस एजुकेशन में 2 टाइप की पोस्ट होती है। आपको बताना चाहूंगा। देखो, आपका एजुकेशन में जाना नहीं जाना ये तो किसी को पता नहीं होता। आप कहां जाओगे ये आपको भी पता नहीं। अभी तो आप बढ़िया तरीके से स्कूलिंग करो, 12वीं तक की किताबों को इतना शानदार तैयार करो कि छोटी सी पॉइंट के आसपास सारा घेरा तैयार कर दो। कोई छोटा बिंदु आता है, जैसे शीत युद्ध आ गया, कोल्ड वार आया है, तो उसके आसपास की सारी घटनाओं को तैयार कर लो। अभी तो आप 12th पर पूरा ध्यान दो, मतलब 9th, 10th, 11th और 12th। जिस बच्चे ने ये चारों कक्षाएं बहुत अच्छे तरीके से करी है, उसका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद उसको भी समझ में आने लग जाता है कि उसको किस फील्ड में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है,
कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन इसमें एजुकेशन में आना है, कहाँ जाना है, सारी चीजें बाद में वैसे ही कवर हो जाती है। लेकिन आपको जानकारी सभी की होनी चाहिए, ताकि क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी जॉब कैसी है, और आप ऐसे क्रॉस करते जाओगे कि इसमें तो नहीं जाना है, इधर नहीं जाएंगे, ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास में 2 या 3 विकल्प बचेंगे। अगर आप अभी से ध्यान रखोगे ना, तो आपको आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब जो बात हम कॉलेज में आके सोचते थे कि हमें किधर जाना, वो बात आप 10th में सोच पा रहे हो, 9th में सोच पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। अब देखो, शिक्षक भारत के अंदर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं विद्यालय के शिक्षक, जिसे हम स्कूली शिक्षक कहते हैं, ठीक है, एक स्कूल्स के टीचर्स सारे। दूसरे होते हैं कॉलेज में। मैं आपको दोनों का बारे में बताता हूं कि किस तरह से कौन कौन सी पोस्ट होती है और आपको कैसे जाया जा सकता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज के शिक्षक बनना चाहोगे कि स्कूल के, तब आप सीधी सी बात है सब यही कहोगे, किसके, कॉलेज की। उसकी रेपुटेशन थोड़ी ज्यादा होती है, कम है संख्या में। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं बेटा, डायरेक्ट भी बन सकते हैं हम। आप डायरेक्ट कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं, स्कूल का प्रोफेसर, स्कूल के टीचर बनना जरूरी नहीं है। ये ऐसी कोई आप मिनिमम नहीं। बहुत ब्रिलियंट बच्चे, इस बार हमारे साथ एक स्टूडेंट आया, 22 वर्ष का है और प्रोफेसर बन के आया एबीएसटी का। मात्र 22 वर्ष का बच्चा है, सीधा प्रोफेसर बन के आया। तो ये मैं पूरी प्रक्रिया बताता हूं आपको। अब स्कूल में क्या होता है कि 4 टाइप के टीचर होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। सबसे नीचे के जो शिक्षक होते हैं, जो सबसे कम ग्रेड के, उन्हें हम कहते हैं L1, लेवल 1 कहते हैं। ये पढ़ाते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक। पहली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का काम कौन करता है? L1 का शिक्षक करता है। 6ठी से लेकर 8वीं तक जो पढ़ाते हैं, उनको क्या कहते हैं? L2 कहते हैं। फिर 9वीं और 10वीं, इन दोनों को जो पढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं सीनियर टीचर। क्या कहते हैं? सीनियर टीचर। ये पढ़ाते हैं आपके 9th और 10th को। और चौथा जो शिक्षक होता है, वो होता है आपके लेक्चरर। कौन सा होता है? लेक्चरर। ये पढ़ाता है क्लास 11th और 12th। स्कूल में कितने शिक्षक हो गए? 4। L1, L2, सीनियर टीचर और लेक्चरर, जिसे हम व्याख्याता बोलते हैं, स्कूल व्याख्याता बोलते हैं। ये हर सब्जेक्ट का एक होता है। इंग्लिश का स्कूल लेक्चरर अलग, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, फिजिक्स का अलग, बायोलॉजी का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ का अलग, इस टाइप से। सीनियर टीचर भी अलग अलग होते हैं। साइंस के सीनियर टीचर अलग, मैथ के अलग, सोशल साइंस एसएसटी के अलग, इस टाइप से होते हैं। ये कॉमन होते हैं, ये सब पढ़ाते हैं। ये 4 होती है टीचिंग पोस्ट। फिर हेडमास्टर, प्रिंसिपल, ये टीचिंग पोस्ट नहीं है, ये है एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट, जो इन सभी को रेगुलेट करने का काम करती है। इसी तरह से कॉलेज में होते हैं 3 टाइप की पोस्ट। कॉलेज में कितनी होती है? 3 टाइप की। सबसे नीचे होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे हम सहायक आचार्य कहते हैं। कैसे प्रोफेसर? असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक आचार्य। ये इसके बाद में आता है सह आचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर। कैसे? एसोसिएट प्रोफेसर, जिसे हम कहते हैं सह आचार्य। और सबसे ऊपरी पोस्ट होती है, जिसे कहते हैं आचार्य, प्रोफेसर। कॉलेज में कितने टाइप के शिक्षक हो गए? असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। अब मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, कॉलेज के जो प्रोफेसर है ना, ये बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर से लेकर एमए, एमएससी, एमकॉम तक सबको तीनों ही पढ़ाते हैं। फर्क इतना है कि ये सीनियर होता है, ये जूनियर होता है। अब आपको समझ में आ गई, पूरे राजस्थान में 7 टाइप के शिक्षक होते हैं। सबसे नीचे कौन होगा? L1। और सबसे ऊपर कौन है? आचार्य। पहले आप इतिहास पढ़ते ना, आता है आचार्य चाणक्य प्रणाम करता हूं। चंद्रगुप्त आएगा तो आचार्य चाणक्य, मतलब उनके लिए चंद्रगुप्त प्रोफेसर थे। हमारे भारत में शिक्षकों की 7 श्रेणियां हैं। शिक्षक से लेकर, आचार्य से लेके, उपाध्याय से लेके,
है ना। इस तरह से 7 कैटेगरीज बनाई गई थी संस्कृत साहित्य में। तो अब आप सोचिए कि ये 7 टाइप के टोटल शिक्षक होते हैं। बट कॉलेज के अंदर डायरेक्ट वैकेंसी होती है सहायक आचार्य की, इसकी कभी भी वैकेंसी नहीं आती। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की कभी भर्ती नहीं आती। आपको इस पद पे आना पड़ेगा, फिर प्रमोशन होके आप यहां तक आओगे। अब जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं बना था सबसे पहले सीनियर टीचर, 3 साल में सीनियर टीचर रहा। फिर मैंने एक अलग परीक्षा पास करी, फिर बना मैं लेक्चरर, 2 साल में लेक्चरर रहा। फिर मैं बना असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी मेरा ये 4था साल है। अगले साल में बनूंगा एसोसिएट, और उसके कोई 7-8 साल बाद में बनूंगा आचार्य। मतलब मैं मेरी जिंदगी की 40 वर्ष की उम्र में आचार्य पहुंच जाऊंगा, और ये सबसे छोटी उम्र में होता है। बाकी आचार्य बनते बनते 55-56 साल, 60 साल के आसपास व्यक्ति आचार्य बनते हैं। तो इसके अंदर एक वैकेंसी आती है, वो मैं सारी बात आपको बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं इस पे कि इसमें कैसे भर्ती हुआ जा सकता है। इसमें आपको जैसे 12वीं करोगे, जैसे आपने 12th कर ली, अभी आप जैसे कोई 9th में बच्चा है, कोई 10th में, कोई 11th में, कोई 12th में भी आ गया होगा। 12th के बाद में एक 2 साल का कोर्स होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, BSTC, ठीक है, स्टेट टीचर सर्टिफिकेट होता है, और कुछ भी नहीं होता, 2 वर्ष का होता है ये। कौन सी क्लास के बाद कर सकते हैं? 12वीं क्लास के बाद। और इसके बाद में जैसे आपने STC कर ली, फिर आप एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद में होती है एक परीक्षा रीट की, उस रीट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद में लगेगी एग्जाम, और एग्जाम में पास होते आपकी हो जाएगी ज्वाइनिंग। इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होता। अब आप सोचिए कि 12th के बाद STC किया हुआ बच्चा रीट और ये एग्जाम पास करके L1 का शिक्षक बनता है। 4 परीक्षा होगी, एक STC, रीट और फिर उसका मेन एग्जाम। तो 2 परीक्षाएं, और STC जो पास है वो L1 का टीचर बन जाता है। और जनरली 12वीं जब बच्चा करता है तो वो 16 साल की उम्र का होता है, 2 साल में वो STC कर लेता है, 18 साल। और ये भर्ती हाथों हाथ अगर आ जाती है तो 19 वर्ष में बच्चा टीचर बन जाता है, 19 साल की। ये किन के लिए फायदेमंद होता है? ये उसके लिए फायदेमंद होता है जो घर में बहुत गरीब होता है, पैसे की जबरदस्त तरीके से अभाव हो, घर वाले हाथ निकाल देंगे, भाई बेटा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, उसको बहुत जल्दी जॉब चाहिए कि कहीं न कहीं जॉब करना पड़ेगा, मेरी नौकरी लगेगी तभी मेरे घर वाले में बच्चे, आगे वाले बच्चे पढ़ पाएंगे, नहीं तो स्थिति खराब है। जिसको बहुत जल्दी नौकरी चाहिए होती है, स्पेशली महिला ज्यादा करती है STC। क्यों करती? क्योंकि उनके पास फिक्स टाइमिंग दे दिया जाता है कि आपको 4 साल की है हमारे पास में, आपको फटाफट नौकरी लेनी। गांव में यही स्थिति है। आप तो सब बच्चियां बड़ी भाग्यशाली है कि आपको घर वाले अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। बाकी लाखों ऐसी लड़कियां गांव के अंदर जो कभी शहर पहुंच ही नहीं पाती है। मैं मेरे गांव की बात करूं, जब मैं सीनियर टीचर था वहां पे सर 450 स्टूडेंट थे मेरे गांव में, उसमें से 13 एडमिशन ही थे लड़कियों के। 450 में से महज 13 एडमिशन, और बच्ची एक भी स्कूल नहीं आती थी। पेरेंट्स ये कहते थे कि हाजिरी भर देना, हमारी बच्ची स्कूल नहीं आएगी। अभी मैं 20 एक दिन पहले गांव गया था, मैंने कहा अब क्या स्थिति है। अभी 550 स्टूडेंट है, जिसमें से लगभग 35 ही बच्चियां हैं, बाकी सब लड़के हैं। तब लगता है कि हजारों ऐसी बच्चियां हैं जो ऐसे क्लासरूम तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। आप तो बड़ी भाग्यशाली है कि आपके माता पिता आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मेरे पास कई बच्चियां ऐसी आती हैं IAS का गाइडेंस लेने के लिए, तो उनके साथ 4-4 लोग साथ में आते हैं। आप क्यों आए हो? हम तो आए हैं बच्चे के साथ में आए हैं। तो फिर ये नौकरी कैसे करेगी? जब आप 4 लोगों को साथ में आना है तो ये ट्रेनिंग कैसे करेगी मसूरी में जाके? ये IPS बन गई तो IPS की ट्रेनिंग कैसे करेगी? फिर इसको जिला भी संभालना है, आप ऐसे 5-5 बॉडीगार्ड साथ में क्यों? क्या मतलब है? ये वास्तविकता बता रहा हूं। ऐसी बच्चियां जनरली ये करती है, STC कर करा के नौकरी लग जाती, ताकि फिर नौकरी लगने के बाद थोड़ी स्वतंत्रता हो जाती है, वो स्वाभिमानी हो जाती है। फिर आता है L2। L2 के लिए आपको ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। ये करना बहुत जरूरी है, मतलब आर्ट्स के बच्चे हैं तो BA करेंगे, साइंस का है तो BSc करेगा, कॉमर्स का है तो वो BCom करेगा।
ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन। क्या करना पड़ेगा? बीएड करना जरूरी है, एसटीसी जरूरी नहीं है। 2 साल की बीएड होती है एक, वो करोगे और ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसके बाद में सीधा आपकी रीट देना पड़ेगा, और रीट में क्वालिफाई होने के बाद में मेन एग्जाम होगा, और मेन एग्जाम में पास होते ही आपको बना दिया जाता है L2। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें 12वीं के बाद एसटीसी होती है, इसमें ग्रेजुएशन के बाद बीएड करनी पड़ती है। इस तरह से L2 बन जाते, दोनों की सेम सैलरी है, फर्क सिर्फ इतना है ये 6ठी से 8वीं तक के थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ये दोनों एग्जाम मैंने कभी नहीं दिए, क्योंकि मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो मैं सीधी, मेरी नौकरी लगी थी आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। वहां हेल्थ इश्यूज हो गए थे तो फिर बीएड चल रही थी। हमारे यहाँ पे एक परंपरा है कि भाई 12वीं बीए करने के बाद बीएड नहीं है तो आपकी एजुकेशन अधूरी है। गांव में जाते ही पूछते हैं बीएड की कि नहीं की। बीएड अगर नहीं की है इसका मतलब ये कि आपने पढ़ाई की ही नहीं, ये परंपरा बनी है। बीएड तो करनी ही है आपको। अरे वो क्या, मेरे को मतलब नहीं है बीएड से, मेरे को टीचिंग में जाना ही नहीं है, तो भी बीएड तो कर ले। वो कह रहा है कि मुझे टीचिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तारे बीएड करने में क्या जाता है, 2 साल की तो बात है, बीएड कर ले। ऐसे करके उसको जबरदस्ती बीएड करवा दिया जाता है, फिर उसकी बीएड साइड में रख देते हैं, कहीं नौकरी नहीं लगेगी तो लास्ट में बीएड तो है ही। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक भर्ती किसी की आती है, तो इसकी आती है। क्यों? देखो L1 L2 की हर दूसरे साल 32 से 35 हजार की भर्ती आती है, हर दूसरे साल इसकी 12 से 15 हजार की भर्ती आती है, हर दूसरे साल इसकी 6 हजार की भर्ती आती है। 15 और 6 21 और 30 50 हजार की भर्ती 2 साल में आ जाती है इन दोनों की। इनकी 50 हजार की वैकेंसी मिलती है, तो सीधी सी बात है प्रशासन में हो ना हो, क्योंकि प्रशासन में क्या है, जैसे आरएस की वैकेंसी है 5 साल में पूरी होती है। अब घर वाले हाथ खड़े कर देते हैं हम 5 साल खर्चा नहीं दे पाएंगे, और एक भर्ती में फेल हो गए तो 5 साल और। तो बच्चा खुद ही मन में सोच लेता है कि बीएड करके नौकरी ले लेते, फिर खूब आरएस की तैयारी करेंगे और उसमें सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, नौकरी तो है ही। और फिर कई लोग मेरे जैसे खुश भी हो जाते हैं कि तो ठीक है कि माथा बुड़ी करनी नहीं, इतना अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, बच्चे खूब रिस्पेक्ट देते हैं, बच्चे अच्छे से बात करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं बच्चे सेवा के लिए हाजिर रहते हैं, तो फिर क्या करना प्रशासक बन के। काम होता है तो प्रशासक हमारा यूं ही निकाल देते हैं, फोन करके कह देते तो भी प्रशासक हाँ सर करते हैं, अभी करते हैं। यहाँ किसी को बुलाना है तो फोन करके कहते हैं अरे इधर आना 2 दिन, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। भले तहसीलदार हो भले एसटी हो, हमारा काम यूं ही हो जाता है, हम क्या करना उसको। किसी तीसरे जिले जाते हैं, वहां कोई कलेक्टर पढ़ाया हुआ मिलता है, वो आता है गाड़ी लेके आते हैं, सर चलो वहां अपने घर चलो। हमारे को यूं ही मिल जाता, फीलिंग आ जाती है हम कलेक्टर से ऊपर ही है, ऐसे क्या फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, जैसे आप लोगों को कोई, आप जैसे आप गुजरात चले गए या किसी दिल्ली चले गए, वहां पे कोई जिला कलेक्टर लगा हुआ, आपका कोई स्टूडेंट है या दोस्त है गाड़ी लेके लेने आएगा, तो आपको तो फीलिंग आएगी, ऐसे लगेगा कि मैं तो इनसे भी अच्छा होंगे, ये भुगतते भी है, हम तो मजे ही कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। अब आता है सीनियर टीचर। सीनियर टीचर में ये सेम योग्यता चाहिए। क्या चाहिए? बीएड जरूरी है, बीएड जरूरी है, रीट वीट की जरूरत नहीं रहती, बीएड प्लस एग्जाम, बस 2 एग्जाम होते हैं, और 2 एग्जाम पास कर लो, बीएड करते सीनियर टीचर बन जाते हैं। सीनियर टीचर आप उसी सब्जेक्ट के बनोगे जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहेगा। मान लो आपने बीएससी कर ली मैथमेटिक्स में, तो आप मैथ के ही सीनियर टीचर बन सकते हो, या आपने आर्ट्स में कर लिया, इंग्लिश लिटरेचर ले लिया, तो आप इंग्लिश के बन सकते हो। जो भी आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, इसलिए कई बार कहते हैं ग्रेजुएशन में बहुत सोच समझ के विषय लेने चाहिए। जो आपका सब्जेक्ट होगा आप उसी में सीनियर टीचर बन सकते हो। ये तो हो गए 3। अब आता लेक्चरर। लेक्चरर के लिए एमए जरूरी है, मतलब मास्टर बहुत जरूरी है, एमए एमएससी एमकॉम। बीए के बाद में एमए कितने साल का होता है? 2 साल का। अब आपको 2 साल का मास्टर करना पड़ेगा। आप जिस विषय में मास्टर करोगे, आपका वो सब्जेक्ट भले बीए में ग्रेजुएशन में नहीं रहा हो। मैंने ऐसे बच्चे देखे जो पीसीएम थे और फिर उन्होंने मास्टर किया आर्ट्स में, प्रोफेसर बन गए, फर्स्ट ग्रेड बन गए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका इधर क्या सब्जेक्ट है।
मास्टर कर लो, मास्टर के साथ में बीएड होना बहुत जरूरी है। देखो बीएड तो स्कूली शिक्षा में बीएड एंट्री गेट है, इसके बिना आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जैसे डॉक्टर बनते हैं तो क्या ना, एमबीबीएस जरूरी है। एमबीबीएस के बिना आपको किसी भी अस्पताल में एज ए डॉक्टर एंट्री नहीं दी जाएगी। एमबीबीएस न्यूनतम आवश्यकता है। जिस तरह से एमबीबीएस है, उसी तरह से विद्यालय के लिए बीएड है। बीएड करने के बाद आपको इसमें एंट्री मिलती है। तो लेक्चरर बनना, लेक्चर थोड़ी सी पोस्ट अच्छी होती है, इसकी सैलरी भी ठीक होती है। दिन में 4 पीरियड ही लेने होते हैं, एक 11th का, एक 12th का, 2 11th की, 2 12th की, 4 पीरियड ले लिए अपने सब्जेक्ट के, बाकी दिन फ्री। फिर आराम से वो दूसरे काम कर सकता है, अच्छी सैलरी मिलती है, सब चीजें ठीक है। ये तो है पूरा स्कूल का ढांचा। अब अगर किसी बच्चे ने आईएएस की तैयारी शुरू करी या आरएएस की तैयारी शुरू करी, उसको लगता है कि बीएड वीएड नहीं होगी मेरे से, तो उसके सामने अल्टरनेट होता है सीधा सहायक आचार्य का। ये यहां पे क्या करना पड़ता है, एक तो मास्टर चाहिए, मास्टर के साथ में एक डिग्री होती है नेट की। नेट का नाम सुना बच्चों आपने, सुना हुआ है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ये करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपके करवाता ना ये नीट का एग्जाम एंड इसका सीयूईटी का एग्जाम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड है, नीट है, और उसका जेई का एग्जाम। और नेट का एग्जाम भी कौन करवाता है? एनटीए करवाता है। साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। इसकी खास बात देखिए आप, अगर किसी स्टूडेंट ने नेट के अंदर टॉप 1% में स्थान बनाया तो उसको जेआरएफ मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, महीने के 50,000 रुपए 5 साल तक। और आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, पीएचडी करोगे, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, आपकी खुद की बुक पब्लिश होगी, और 5 साल तक सरकार खुद आपको पैसे देती है। इसे कहते हैं जेआरएफ। देखो क्या होता है, मैं आपको एक बहुत सामान्य पॉइंट बताता हूं। आप जिस विषय में एमए करोगे, मान लो कि एमए कितने साल की होती है बताओ? एक प्रीवियस, एक फाइनल। एमए, एमएससी कोई भी, एमकॉम कोई भी, मास्टरी कोई भी। आप जैसे प्रीवियस पास करोगे, इसमें आपको 55% जरूरी होते हैं, कैटेगरी में थोड़ी छूट हो जाती है। तब आपका एग्जाम लगेगा कौन सा? नेट का। इस नेट के एग्जाम में मान लो 1 लाख लोग बैठे, या ये मान लेते हैं कि आपके सब्जेक्ट के 1 लाख लोग बैठे। जैसे आपने मैथमेटिक्स ऑप्ट कर लिया या हिंदी लिटरेचर कर लिया, 1 लाख बैठे हैं तो 6% बच्चे ही पास होंगे नेट में। 1 लाख का 6%, 1 लाख का 6% कितना हो गया? 6,000। तो कितने बच्चों को नेट दी जाएगी? 6,000 बच्चे नेट पास होंगे। इसमें से 1% बच्चों को दी जाएगी जेआरएफ। 6,000 का 1% कितना हुआ? कितने हुआ? 600 हुआ? 600 हुआ ना? हाँ, मेरा गणित थोड़ा क्या वीक है, तो अगर कोई आंकड़ा इधर उधर हो जाए तो आप फटाक से बोल लेना। आपका गणित अच्छा है सभी का, मुझे पता है सब। 600, सिर्फ 600 ही जेआरएफ मिलेगी। अब इन 600 बच्चों को साल में 2 बार, ऐसा नहीं है ये 600 जून में आएंगे, 600 दिसंबर में आएंगे, 1200 बच्चों को सरकार हर साल छात्रवृत्ति देती है। ये एक सब्जेक्ट की बात है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग स्टूडेंट है। जितने भी बैठेंगे उसमें से 1% को जेआरएफ मिलती है। और मैंने देखा है कि जो बच्चे जेआरएफ सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आईएएस वगैरह की, वो सब जेआरएफ उठाते हैं। खर्चा भारी होता है दिल्ली का, और 1 साल में सिलेक्शन हो को गारंटी नहीं है। अनसर्टेनिटी बहुत है यूपीएससी में। 3-4 अटेम्प्ट तो बड़े हंसते हंसते ले लेते हैं लड़के। 4 साल दिल्ली लेने का मतलब ये हुआ कि मंथली 30,000 रुपए दिल्ली का खर्चा है, कोचिंग अलग। अब 30,000 रुपए मंथली खर्चा है, मतलब 12 महीने हो गए आपके 4 लाख रुपए लगभग। 4 साल रहना मतलब 16 लाख रुपए का खर्चा है।
कुछ ही महीनों में घर वाले हाथ खड़े कर देंगे, प्री फेल होते ही घर वाले हाथ खड़े करेंगे। फिर आपको मेरी याद आएगी, मार्क्स सही कहता था, एक मास्टर वास्टर बन जाता, फिर खूब तैयारी करते। क्योंकि जो सीधा यूपीएससी को ऑप्ट वही व्यक्ति करता है जिसके घर पे पैसे की कोई कमी नहीं हो। महीने में 30-35 हजार रुपए आराम से भेजने वाले हो पीछे, और 4-5 साल तक हो तो दिक्कत है नहीं। अगर ये स्थिति नहीं है तो आपको ये चीजें वापस याद आएगी, ये नहीं ज्यादा ये याद आएगी। कहीं अगर मास्टर वास्टर होते तो हमारी खुद की सैलरी आती और खूब पढ़ते, कोई कहने वाला नहीं है। तो पैसे की बात है, फिर लोग सुनाएंगे अलग, कब आईएएस बन रहा है, उनको और अलग से झेलना। इससे अच्छा क्या छोटी मोटी जॉब होती है ना पास में, तो फिर दिक्कत नहीं। बाकी क्या हम सामाजिक लोग खूब है। देखो अब शादी का मौका आया, बच्चे घर चले गए, बताओ कैंप चल रहा है, पढ़ रहे नहीं, घर आलो घर। आप तो छोटे हो, बड़े बड़े बच्चे परीक्षा के समय चले गए गांव, क्यों? शादी है। हम इतने सामाजिक लोग हैं तो समाज तो सुनाएगा ही कल कि 5-5 साल से दिल्ली में क्या कर रहा है। इससे अच्छा यहां आए, एलडीसी का पेपर दे, कहीं नौकरी वोकरी लग जाएगी। आप तो मन में लाल बत्ती से नीचे उतर नहीं रहे हो, और लाल बत्ती इतनी आसान कहां है। ठीक है, किसी का पहले अटेम्प्ट में हो जाता है, कई 7 अटेम्प्ट ले लेता है, बहुत अनसर्टेनिटी है। मैं भी आईएएस के 4 मेंस दे के आया था लगातार, मेरे मन में भी यही था, नहीं नहीं मास्टर वास्टर नहीं, बत्ती से नीचे कोई समझौता ही नहीं। बत्ती एम्बुलेंस की आई एक बार घर पे और कोई बत्ती नहीं थी, क्योंकि बीमार हो गए, घर चलोगे, कोई मतलब नहीं। वहां जाने के बाद क्या खाना सही नहीं है, पानी सही नहीं है। दिल्ली में रहना मतलब जेल है सच में। आप मुखर्जी नगर में रहो चाहे राजेंद्र नगर में रहो, इंग्लिश मीडियम वाले राजेंद्र नगर में रहते हैं और हिंदी मीडियम वाले मुखर्जी नगर में रहते हैं। दिल्ली के अंदर यही है, आप किसी को पूछना, जो हिंदी मीडियम में तैयारी करने जा रहा है वो रहता है मुखर्जी नगर में, वहां सारे हिंदी मीडियम के इंस्टीट्यूट है। और जो इंग्लिश मीडियम के वो सब भुगत रहे हैं वहां राजेंद्र नगर में, वहां पे सारे इंग्लिश मीडियम के इंस्टीट्यूट है। राजेंद्र नगर फिर भी ठीक है, क्योंकि वहां इंग्लिश मीडियम वाले साउथ इंडिया के लोग हैं तो थोड़ा पैसे वाले भी है, ठीक है। मुखर्जी नगर की हालत, धारावी जो है ना, मुंबई की बस्ती एक, सुना है आपने? स्लम, सबसे बड़ा स्लम दुनिया का, वैसी स्थिति हो रखी है वहां पे। वहां आप ये सफेद शर्ट पहन के निकलते हैं, शाम तक आते आते इसके ऊपर भी काली काली परत आ जाती है, इतना तो पॉल्यूशन है वहां पे। फिर वहां 4-4 साल रहना बहुत टेढ़ा काम है। तो अब बच्चे क्या करते हैं, यूपीएससी वाले बच्चे, एक अटेम्प्ट में होता है उनमें जबरदस्त जोश। अब सीधी सी बात है, हर साल कलेक्टर तो बनाने हैं 400, फॉर्म आते हैं 13 लाख। 13 लाख भी फॉर्म वो भरते हैं, यूपीएससी का फॉर्म तो वही भरते हैं जो जागरूक होते हैं, बाकी तो कौन भरेगा। 13 लाख में से 5-6 लाख तो ठीक होते हैं, ढंग के होते हैं। उनमें से बच्चे लेने कितने, 400 या 500। और समस्या कहां आती है, आईआईटीएन भी आएगा, मेडिकल का डॉक्टर भी आएगा, आईआईएससी से साइंटिस्ट भी आएगा, आईआईएमए से मैनेजमेंट किया हुआ बच्चा भी आएगा, एक से बढ़ के एक। अब हम कहते हैं कि उनके सिलेक्शन कैसे होते, हमारे क्यों नहीं होते? अरे भाई, उन्होंने हमारे 10th में भी पीछे रखा था, 12वीं में भी पीछे रखा था, अब वो हमारे को आगे कहां से आने देगा? जो बच्चा हमारी क्लास में टॉप था वही तो गया आईआईटी में, आईआईएम में, आईआईएससी में एमबीबीएस बना, कौन बना वो? फिर वो बच्चे वापस यूपीएससी में घूम के आते हैं, तब हमें बात याद आती है कि मोटी कोई जॉब हुआ छोटा मोटा तो ठीक है। फिर क्या करते हैं बच्चे, जेआरएफ का एग्जाम देते हैं, नेट का। सब्जेक्ट तो एक यूपीएससी में रखना ही पड़ता है, सभी का एक सब्जेक्ट रखना ऑप्शनल होता है, आपको पता है ना, आईएएस में एक ऑप्शनल होता है। ये यूपीएससी वाले क्या करते हैं, एक एमए का फॉर्म डाल देते हैं और ऑप्शनल को इतना तगड़ा करते हैं कि क्या निकालना टारगेट होता है, जेआरएफ। ताकि किसी भी यूनिवर्सिटी छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो जाएगी तो कम से कम 5 साल छात्रवृत्ति मिलेगी, 5 अटेम्प्ट लेंगे, एक आधे अटेम्प्ट में काम हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो ये पीएचडी की हुई किसी यूनिवर्सिटी में लग जाएंगे। 2 अल्टरनेट हो जाते हैं इनके पास, यहां तो आईएएस बन जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाएंगे। तो ये नेट और जेआरएफ जिसने भी किया, और वो फिर योग्य हो जाता है किसके, असिस्टेंट प्रोफेसर की, कॉलेज के अंदर। इसमें फिर आपको पहली बार यहां पे इंटरव्यू देना पड़ेगा,
यहां तक कोई इंटरव्यू नहीं है, यहां तक खाली रिटर्न ही होते हैं। यहां आपको पहली बार 24 नंबर का इंटरव्यू देना पड़ेगा और 3 परीक्षा देनी पड़ेगी 200 मार्क्स की, पूरी सब्जेक्ट की होती है। एक जीएस का होता है पेपर, 3 पेपर 200 मार्क्स के और 24 नंबर का इंटरव्यू। 224 में कट ऑफ बन के आपको प्रोफेसर बनाते हैं। ये है एकेडमिक जगत की सबसे बड़ी पोस्ट जो सीधी भर्ती से ली जाती है। उसके बाद इन्हीं का प्रमोशन करके एसोसिएट और प्रोफेसर में इनको आगे आगे लिया जाता है, सीधी वैकेंसी नहीं होती। तो अब ये जो ऑप्शन है ना, यहां पे ये ऑप्शन मोस्टली वही चुनते हैं जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना 2018 की बात, हमारे साथ उस समय उसी साल आरएस का भी रिजल्ट आया था। टोटल सर 17 आरएस अधिकारी, तहसीलदार सहित, फॉरेस्ट ऑफिसर से सहित, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर से लेके, जेसीटीओ से लेके टोटल 17 लोग थे जिन्होंने आरएस छोड़ के कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। उनको पता था कि प्रशासन में 2-3 पोस्ट ठीक है, बाकी कोई काम की, और अल्टीमेटली सारे आ गए इसमें कॉलेज लेक्चर के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको ठीक से पता है कि ये जो पोस्ट है ना, ये बड़ी रेपुटेड पोस्ट है, एकेडमिक जगत की सबसे हाईएस्ट पोस्ट। और स्पेशली मैं बताऊं उन लोगों के लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो शांत प्रवृत्ति के लोग। आपको पता है नौकरी लगना का आसान है, नौकरी करना मुश्किल है। आपको क्या लगता है परीक्षा देने के बाद में ऑफिस में जब आप जाओगे ना सेवा देने के लिए, आपका स्वभाव और नौकरी का स्वभाव मैच करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे स्वभाव मैच तो आप परेशान होने वाले हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि आप आईपीएस बन गए परीक्षा पास करके, लेकिन आपके व्यवहार में वो बातें हैं नहीं। जैसे आप किसी की भी बात सुन सकते हो, किसी ने आपको गलियां निकाल दी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ये स्वभाव है तो ठीक है। अगर आपका ये स्वभाव है कि आपको किसी ने तू भी कह दिया, आपको रात को नींद नहीं आएगी, तो आप लास्ट में टैबलेट लेके सोने वाले हो। क्यों? क्योंकि पूरा दिन ही गालियां सुननी है। कभी सीनियर अधिकारी सुनाएंगे, कभी नेता सुनाएगा, कभी जनता सुनाएगी, आप पूरे दिन गालियां सुनोगे, फिर आपको लगेगा कहां आ गए। तो हम लोग क्या होते हैं कि परीक्षा पास करके जॉब लेने के चक्कर में रहते हैं, बट ये नहीं सोचते कि हमारा नेचर उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक सिविल सर्विस सर्वेंट की हालत देखिए आप। एक कलेक्टर को चीफ सेक्रेटरी से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, मंत्री से लेके विधायक तक सबकी सुननी पड़ती है। अगर आप में सुनने की क्षमता नहीं है ना, तो आप उस पोस्ट के लायक ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा स्वभाव मैच नहीं करता, और ये ज्ञान हमारे को नौकरी में जाने के बाद में होता है। फिर हम छोड़ के देखते हैं यार कोई बढ़िया नौकरी मिल जाए ना, कोई शिक्षा विभाग में। फिर भाई सीधी सी बात है, आरएएस छोड़िए तो यहां तो जाओगे नहीं, फिर आपके पास में क्या विकल्प है? एक ये ठीक है, ये बराबर रेपुटेड है। तो इसलिए हमारे साथ में 16-17 आरएएस ऐसे थे जो छोड़ के और सहायक आचार्य बने। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, जिनको ये दुनियादारी फालतू की, ये हमेशा की जो परेशानियां होती है ना, ये वो। अब मेरे को कोई दिन में तू कर अभी दे देना तो भी मुझे रात को नींद नहीं आई, ऐसे कैसे बोल दिया? क्योंकि जी जी सुना हुआ तू कैसे बोल दिया किसी ने? नहीं, स्वभाव में नहीं है। अच्छा, प्रशासन में कई बार आपको गलत काम भी करना पड़ता है। आपको ऐसी ऐसी जगह भी हस्ताक्षर करने पड़ते हैं जो आपको पता है गलत है, लेकिन करोगे क्या? मंत्री ने कहा है। नहीं तो अशोक खेमका की तरह एक साल में 34 ट्रांसफर लोगे आप। क्योंकि आइए सारे चीजें देखता है, उनको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन करना पड़ता है। क्या करोगे? अगर आपका अंदर से ईमान, स्वाभिमान है थोड़ा सा भी, तब आपको कई बार वो सिविल सर्विसेज के अंदर आपको जाते लगेगा कि गलत काम हो रहा है मेरे हाथ से। कहीं किसी का स्वाभिमान जाग जाता है, वो छोड़ के वापस टीचिंग में आ जाता है। एक अभी मार्ट सा L1 का मास्टर, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। L1 का मास्टर था, उदयपुर में लगा, आरएस में 13वीं रैंक, 2018 के आरएस की बात है। 2 साल नौकरी करने के बाद में रेजिग्नेशन दिया और वापस L1 ज्वाइन किया। अखबार में पूरी न्यूज आई,
तो उसको आरएस को पूछा गया कि एक सुविधा होती सरकार में, अगर आप नौकरी छोड़ते हो तो पुरानी नौकरी में 3 साल तक आप वापस आ सकते हो, ऐसा नियम बनाया हुआ है एक। उसको पूछा गया कि भाई आपने आरएस जॉब छोड़ के वापस अब अध्यापक क्यों बने? तो उन्होंने कहा मेरी कोई पारिवारिक जिम्मेदारियां थी तो मुझे निभानी थी। तो ये बात तो उसको पहले नहीं पता थी कि पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन दरअसल हुआ क्या, हुआ ये कि मैच नहीं किया। जब आपका नेचर मैच नहीं करता तो ये स्थिति आती है। इसलिए जो आप किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले, निर्णय लेने से पहले अपने स्वभाव को देखिएगा, आप कैसे हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपका स्वभाव जिस पोस्ट के अनुकूल है उसकी तैयारी करोगे ना, तो आपको फिर पढ़ने में भी मजा आएगा और नौकरी करने में भी मजा आएगा। तो नौकरी तो लग जाएगी, सीधी सी बात है। फिर 30 साल तक नौकरी करनी है। अब आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति रहे जो आपके नेचर से बिल्कुल मैच नहीं करता, उसके साथ 30 साल कैसे रहोगे आप? नौकरी डेली डेली 10 घंटे की, 10 से 12 घंटे रेगुलर नौकरी करनी, और आपका नेचर मैच नहीं कर रहा है तो दिक्कत आती है। इसलिए 12वीं तक आप बढ़िया पढ़िए, पढ़ते पढ़ते आप अपने नेचर को जानिए कि मेरा स्वभाव कैसा है, उसके अनुरूप निर्णय लेके 12वीं तक निर्णय कर लेना कि आगे अपने को किस तरफ जाना है। कुछ बच्चे 9th में निर्णय कर लेते हैं, लेकिन 9th में निर्णय किया हुआ बाद में बदल भी सकते हैं, क्योंकि 9th में बच्चे में सारी क्वालिटीज डेवलप होती नहीं है, तो उसके निर्णय आगे जाके चेंज हो सकते हैं, क्योंकि स्वभाव की सारी बातें थोड़ी विकसित हो पाती है उस समय तक। तो 12th तक बढ़िया कीजिए, अपना स्वभाव पहचानिए। स्वभाव पहचानने के बाद में आप निर्णय लीजिए कि मुझे शिक्षा में जाना है, किधर जाना है। प्रशासन में जाते हो तो एक अल्टरनेट पास में रखो, जरूरी नहीं है कि आपका सिविल सर्विसेज में हो भी जाए, नहीं भी हो सकता है। अल्टरनेट होना बहुत जरूरी है, बिना अल्टरनेट के आपको डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। आपने कलेक्टर के नीचे कोई बात रखी नहीं और कलेक्टर में नहीं हुआ तो क्या होगा? तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि आपने दूसरा ऑप्शन ही नहीं रखा था। लोग 4-4 ऑप्शन रखते हैं कि इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें। वो लोग कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी सेट कर देते। विकल्प होना बहुत जरूरी है। ऐसे अटल नहीं रहना है कि नहीं मैं तो बस इसके अलावा कुछ नहीं मंजूर है। ठीक है, ये बातें थोड़ी सैद्धांतिक हो जाती है कि नहीं मुझे कलेक्टर के अलावा कोई मंजूर नहीं है। और अगर मैं सवाल पूछूं कलेक्टर नहीं हुए तो क्या? तो फिर आप कहोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। मैं मान रहा हूं 1% ही मान के चले, क्योंकि स्टूडेंट को हमेशा सबसे बुरी से बुरी बात सोच के दिमाग में रखनी चाहिए कि बुरा से बुरा ये हो सकता है, तो कम से कम बुरा होगा तो हम तैयार तो रहेंगे कि बुरा होगा तो हमें पता था ये भी हो सकता है। तो ये बातें थी शिक्षा से संबंधित, अच्छी रेपुटेड है। आप इसको अल्टरनेट के तौर पे भी रख सकते हैं, प्राइमरी टारगेट के रूप में भी रख सकते हैं। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ये बेटा चालू कर दो उसको। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं क्लास 11 में पढ़ता हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हुआ तो मैं टीचर फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो क्या बेस्ट है या नहीं? हाँ, यूपीएससी के बाद टीचर फील्ड में जाना। हाँ देखो, मैंने अभी आपको कहा ना, अल्टरनेट आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब मैं दिल्ली गया था ना, 2009 की बात बता रहा हूँ, सिविल सर्विसेज के लिए गया था। वहां मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट प्री हुआ और मेंस देने के लिए गया, और मेरे कोलाइटिस में अल्सर की बीमारी डायग्नोस की गई। और डॉक्टर ने एक ही बात बोली कि एक तरफ ये ड्रीम्स है आपके और एक तरफ जीवन है, तो बेहतर है कि एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के और कोई ऐसी फील्ड में जाओ जो बहुत शांत प्रकृति की। हाथों हाथ हमारे मस्तिष्क में अल्टरनेट था टीचिंग का, प्रशासन को साइड में कर दिया उसी दिन और सीधा टीचिंग फील्ड में आ गया, और आज अपनी जगह पे बहुत खुश हूं और पूरा राजस्थान जानता है। इसलिए आप एक अल्टरनेट रखो, क्योंकि भविष्य किसने देखा है। आज आप बहुत फिट हो, कल को ऐसी कोई बीमारी लग जाती है। मेरे आज भी बीमारी पड़ी है, 14 साल से भुगत रहा हूं,
और जिंदगी भर रहेगी। इसके साथ आप जॉब भी नहीं कर सकते, प्रशासन तो कर ही नहीं सकते। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आप उस क्षेत्र के योग्य होते हुए भी रह जाते हैं। इसलिए हमें सेकंड अल्टरनेट रखना चाहिए। और मेरा मानना है कि आप में क्षमता है तो प्रशासन की कीजिए, लेकिन प्रशासन में अगर नहीं हो रहा तो कम से कम आपको टीचिंग एक विकल्प के रूप में हमेशा रखना चाहिए, ताकि एक दो बार असफलता मिलती है तो कम से कम आप टीचिंग में आ सकते हो। और टीचिंग में आने के बाद आपको संतुष्टि मिल जाएगी तो आप वापस सिविल सर्विस की तरफ देखोगे भी नहीं। नहीं मिलती है तो सिविल सर्विस और भी ऑप्शंस मिलते हैं हमारे पास, है ना। तो बेस्ट है आपका ये सिविल सेवा के साथ में टीचिंग सबसे बेस्ट विकल्प होता है। हाँ बेटा। सर टीचिंग टीचिंग के लिए एज कितनी चाहिए? हाँ, टीचिंग के लिए एज की बात है। देखो मैंने कहा यहां से अगर बात शुरू करें L1 से, L1 में 18 के बाद आप टीचर बन सकते हैं, और यहां से लेके और यहां तक 21 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम 45 वर्ष 45 ईयर्स। 21 साल का आप टीचिंग में आ सकते हो न्यूनतम, और अधिकतम 45 साल फिर रिटायरमेंट होगा सीधा 15 साल बाद में। लेकिन अगर यूपीएससी की बढ़िया तैयारी करते हैं ना तो 22-23 साल में यहाँ आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। हाँ सर, मेरा नाम हरीश राजवृत है। मेरी सर क्लास 12th हो गई है। अच्छा, 12th हो गई। 12th हो गई है, तो सर आगे अब सब्जेक्ट कौन सा चूज करूं? अब देखो यहाँ पे विषय के चयन करने में बहुत समझदारी रखनी पड़ेगी आपको। मेरा ये मानना है कि सब्जेक्ट क्या चूज करना चाहिए ये हमें हमारे ऊपर सोचना चाहिए। दो चीजें देखनी चाहिए आपको। डिसीजन तो आपको ही लेना है ये, लेकिन डिसीजन लेने में दो बातें मस्तिष्क में रखना। पहली कि आपको अल्टीमेटली किस फील्ड में जाना है। अगर आप प्रशासन में जाना चाहते हैं तो आप एक पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सब्जेक्ट रख लो, एक आप हिस्ट्री रख लो। अच्छा, आपको लिटरेचर पसंद है या आपको आगे आईएएस में हिंदी लिटरेचर ऐसा लेना है तो एक लिटरेचर रख लो। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लेते हो तो आगे आपको प्रॉफिट है। नहीं, दो लिटरेचर लो ही मत ना आप। वो सही बोले, आप लिटरेचर एक ही रखो। और कई बार क्या होता है कि हिंदी लिटरेचर हमारा आईएएस में अच्छा चलता है, हिंदी मीडियम की कॉपियां भी इंग्लिश मीडियम के लोग चेक करते हैं आईएएस के अंदर। हिंदी लिटरेचर की कॉपियां हिंदी का ही प्रोफेसर चेक करेगा, नंबर ठीक आते हैं। तो एक तो वो सब्जेक्ट रखो जो आपको आईएएस मेंस में रखना है, और दो सब्जेक्ट ऐसे रखो जो आपको जनरल स्टडी में सहायता दें, जीके आपका अच्छा करें। तो सामान्यतः पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री बेस्ट है, ज्योग्राफी भी ली जा सकती है। तो एक विषय तो रखो आपका वो जो आपको ऑप्शनल लेना है, और दो वो रखो जो आपकी जीएस को अच्छा करे। बाकी किसी से मत पूछो, आपको डिसीजन खुद से लेना है ये। और आपको कई भटकाने वाले भी आएंगे कि ये हार्ड है, इसमें इंग्लिश में आता है, ये कोई कुछ नहीं। मैंने इकोनॉमिक्स लिया, और इकोनॉमिक्स मैंने इसलिए छोड़ दिया कि सभी ने ये कहा कि इकोनॉमिक्स काम की नहीं है, ये अब मैं भुगत रहा हूं मैंने क्यों छोड़ी इकोनॉमिक्स, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। लोगों को कई बार जानकारी नहीं होती है ना, वो आधी अधूरी जानकारी दे देते हैं। तो एक ऑप्शनल रख लो और दो सब्जेक्ट जीएस के लिए रख लो। अगर टीचिंग लाइन में जाते हो तो दो सब्जेक्ट लेते हो तो आपको जरूर आगे जाके फायदा है। क्यों? हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में तो वो वैके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो टीचिंग में भी यूं है, जैसे एक लिटरेचर हो गया तो आपको एक लिटरेचर का फायदा मिल जाता है, दो दूसरे सब्जेक्ट होंगे तो एसएसटी का फायदा मिल जाता है। हाँ बेटा। हेलो सर, मेरा नाम लक्ष्यवर्धन सिंह है। सर सेट एग्जाम क्या होता है उसके बारे में कुछ बताओ। कौन सा? सेट नेट और एक सेट होता है। अच्छा, एसईटी। हाँ ओके। देखो क्या होता है कि जिस तरह से नेट होता है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी तरह से हर राज्य सरकार एक एग्जाम करवाती, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नेट और सेट सेम होते हैं, फर्क इतना है कि नेट करने के बाद आप भारत के किसी भी राज्य की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए पात्र है। सेट करने के बाद आप केवल और केवल राजस्थान में ही एलिजिबल है, बाहर कहीं एलिजिबल नहीं है। ये होता क्या पता है, जैसे फिजिक्स वगैरह होती है ना, साइंस की स्ट्रीम, उसमें नेट बहुत मुश्किल होता है, वो CSIR करवाता है।
उन लोगों के लिए सेट फायदेमंद है, वो यहाँ सेट निकाल देते हैं, नेट उनसे निकलता नहीं है। तो सेट खाली राज्य के लिए है, नेट पूरे भारत के लिए है। सर जैसे अभी हमारा डिसाइड है कि हमारे पास दूसरे कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ टीचर का ही डिसाइड है, टीचर ही बनना है, तो ये हमें बहुत डायरेक्ट मतलब पहले कौन सा पोस्ट डिसाइड करना चाहिए? हाँ, देखो आपने ये कहा कि मेरे को टीचर ही आपने डिसाइड किया, बहुत बढ़िया तरीके से। अब आपको क्या काम करना चाहिए, पहले तो ये देख लो घर की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है गरीबी वाले मामला नहीं है, तो आप इस स्टेज से तो बचिए, ठीक है। अब आप क्या करना, आप ग्रेजुएशन कर लो, साइंस है आर्ट्स है, आर्ट्स है ना, ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन में एक लिटरेचर ले लेना कोई भी, और 2 आपके पसंदीदा विषय ले लो। पसंदीदा में किसी का इतिहास पसंदीदा होता है, कोई टेक्निकल माइंड का स्टूडेंट है ज्योग्राफी अच्छा लगता है उसको, किसी को साहित्य प्रेमी है तो हिंदी बहुत अच्छा लगता है, बड़ी कविताएं पूरी की पूरी याद कर लेता है। तो जो आपको 3 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं उससे कर लो ग्रेजुएशन। अच्छा, इनके दौरान भी आपको टीचिंग में जाना तो अच्छी सी किताबें पढ़ो, 1 वीक सीरीज वगैरह मत पढ़ो, क्योंकि अच्छा पढ़ोगे तभी अच्छा पढ़ा पाओगे। फिर कर लो बीएड, 2 साल की बीएड के साथ में एमए कर सकते हैं, छूट दे दी अब। तो अब आपने जैसे बीए किया ना, 2 साल की बीएड और एमए दोनों साथ में हो जाएंगे। इस दौरान आप अपना सब्जेक्ट कर लो जबरदस्त तरीके से तैयार, फिर आप सीधे फर्स्ट ग्रेड के लिए काम करो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 4 साल के अंदर स्कूल लेक्चरर बन जाते हैं। बीए के बाद में बीएड, बीएड और एमए साथ में, एमए करते करते सब्जेक्ट तैयार कर लो, किसी अच्छे शिक्षक से कोचिंग कर लो, क्योंकि शिक्षक आपकी अप्रोच को बहुत बढ़िया कर देता है। और फिर जैसी वैकेंसी आएगी फिर राह अपने आप खुलती जाएगी आगे। सर ये जो सीनियर टीचर है ना, तो सर अपन ग्रेजुएशन के साथ बीएड वाला ऑप्शन नहीं होता क्या? नहीं, ग्रेजुएशन के साथ बीएड नहीं कर सकते, क्योंकि बीएड के लिए न्यूनतम योग्यता है ग्रेजुएशन। आप बीएड तभी कर सकते हो जब आप ग्रेजुएट हो, अदरवाइज आप बीएड नहीं कर सकते। हाँ, एक ऑप्शन है, 4 साल का बीएड आता है इंटीग्रेटेड आजकल, वो कर लेते हैं तो फिर आपको बीए करना नहीं पड़ता, सीधा ही हो जाता है, लेकिन फिर बात वही रहती है, सेम ही रहती है। इसका आजकल एक नया ऑप्शन और भी है कि आप 12वीं के बाद में एक इंटीग्रेटेड बीएड आता है, आई बीएड जिसे हम कहते हैं, ये कर लेते हैं 12वीं के बाद, ये 4 साल का है। उसके बाद में भी हम सेकंड ग्रेड में एलिजिबल हो जाते हैं। तो 12वीं के बाद 4 साल इसमें देने पड़ेंगे, और अगर इधर से करते हैं तो 3 और 2 5 साल देने पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ आप एमए भी कर सकते हो, बीए, बीएड और एमए तीनों 5 साल में होंगे। नहीं तो इधर बीए और बीएड दोनों मिला के 4 साल और 2 साल एमए के, तो 6 साल लग जाते हैं। इसलिए ये ऑप्शन ज्यादा सही रहता है, 5 साल में सारी डिग्रियां पूरी हो जाती। सर अभी मैं 11th में आई हूँ और सर मेरा सपना है कि आईएएस बनने का, तो सर पहले मैं टीचिंग में जाऊँ या? देखो ऐसा है, अगर आपका आईएएस का ड्रीम है ना, आईएएस के लिए पूरे प्रयास कीजिए, लेकिन साथ साथ में एक अल्टरनेट के रूप में इस डिग्रीज को आगे बढ़ाते रहिए। 12वीं कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए, बीएड एमए साथ में चलते रहने दीजिए। अगर उधर नहीं होता है ना तो कम से कम ये तैयार रहेगा। पहले भी तो मतलब टीचर बनने के बाद भी यूपीएससी बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि पहले 1-2 अटेम्प्ट ले लेते हैं ना, यूपीएससी उम्र के साथ में आपका एंथुसियाज्म खत्म कर देगी, उत्साह नहीं रहेगा। आपने जैसे सोचा कि भाई लेक्चर बनने के बाद में आईएएस के अटेम्प्ट लेंगे, तो कई बार क्या होता है कि उत्साह खत्म हो जाता है। फिर यूपीएससी उत्साह बहुत मांगती है, जोश अंदर नहीं है ना तो काम भी नहीं हो पाता। इसलिए 1-2 अटेम्प्ट फेल हो रखे होते हैं ना, फिर नौकरी लेने के बाद में वापस जोश बनेगा कि छोड़ना नहीं उसको। ऐसे तो कोशिश ये करो कि पहले अगर उसका है मन में तो उसको पूरा फोकस करो, और साथ में इसको चलने दो। यहां जैसे एलिजिबल हो जाते हो तब लेक्चर बन के फिर उधर कर लो। देखो ये स्टूडेंट की समझदारी है, ये बहुत जरूरी भी है। केवल यूपीएससी के भरोसे कई बार लोग बेरोजगारी रह जाते हैं। ऐसी ये बच्चा। सर मेरा नाम सरू सिंह, राजपुर क्लास 9। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे हम टीचिंग में लग गए और हमारा राज्य और जिला चूज करना पड़ता है या सरकार खुद देती है? क्या राज्य या जिला चूज करना पड़ता है या सरकार खुद? अच्छा, आपकी अगर नौकरी लगती है ना
तो चूज करने की जरूरत नहीं है। राज्य तो वैसे रही राजस्थान ही रहेगा क्योंकि नौकरी राजस्थान में लगी है, और जिला आपका दिया जाता है आपकी मेरिट के बेस पे। रैंक अच्छी आ गई तो गांव में भी पोस्टिंग हो जाएगी, रैंक खराब आ गई तो डूंगरपुर भी भेज सकते हैं वो आपके नंबर पे तय होगा, है ना। बढ़िया नंबर आ गए तो जैसे मेरे अच्छे नंबर थे, मुझे ये पीजी कॉलेज मिल गया, मैं इसी कॉलेज में पोस्टिंग है। चाय पीने का भी मन होता है तो कॉलेज से यहाँ आ जाता हूँ। और इससे पहले सीनियर टीचर था तो मेरे गांव में ही था, दिक्कत नहीं थी। घर और सामने आमने सामने, माँ आवाज ही देती थी, यार रोटी खा, घरे आ गए था क्या। स्कूल में माँ माँ मैं कहता था, माँ मैं अब मास्टर हूं यहाँ पे, तुम ऐसी आवाज दे रही जैसे पहले 9वीं क्लास में देती थी माँ उधर से बाड़े में खड़े होके कहती, यार रोटी खा, घरे ए था। मैं फटाफट जाता था, मैं कहता था, माँ अभी तो मैं मास्टर बन गया हूं, ऐसे तो आवाज मत दे। तो पहले वैसे देती थी जैसे मैं 9वीं क्लास में था उस समय। तो रैंक अच्छी आती है तो आपको अपने घर पे पोस्टिंग मिल जाती है। आनंद यही तो है शिक्षक का, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों के साथ बातें करो, शाम को गेम खेलने जाओ, और बीजों दिन सुबह आ जाओ पासा स्कूल में एकदम तैयार होगा शिक्षक में ये आनंद है, ये प्रशासन में नहीं है। हम आपसे बात कर पा रहे हैं ना, कलेक्टर लोग ऐसे पूरा दिन ऐसे बैठते हैं ऑफिस में ऐसे, वो किसी से बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो उसका रेस्पेक्ट कम हो जाएगा। चपरासी से बात नहीं, एलडीसी से बात नहीं, रीडर से बात नहीं, किसी से बात नहीं, पूरा दिन ऐसे बैठना पड़ता है। बताओ, उसका जिंदगी मशीन हो जाती है। हम लोग तो पूरे दिन ही बातें करते हैं। कॉलेज में बच्चे मेरे से बड़े बड़े आते हैं, कॉलेज में के बच्चे देखना आप, सभी की हाइट वाइट सब मेरे से बड़े ही है, आराम से बैठते हैं, मिट्टी पे बैठ के बातें करते हैं, की हाल चाल है, सही है, हाँ। खेल नाड़ा मार सा डालो। हम लोगों का ये रहता है, हम जिंदगी में बहुत खुश है। प्रशासनिक अधिकारी बाहर से खुश दिखते हैं। मैं कई सारे ऐसे अधिकारी दोस्त हैं जो कहते हैं कि एक अधिकारी बनने के बाद सबसे ज्यादा आनंद आता है अधिकारी के परिवार को। उनके कॉलर ऊंचे हो जाते हैं कि हमारे भाई साहब कलेक्टर हैं, हमारे जमाई साहब कलेक्टर हैं, हमारे बेटो कलेक्टर हैं। कलेक्टर साहब की आपकी हालत इतनी खराब है कि वो किसी को कह ही नहीं पाता कि मैं कलेक्टर हूं। कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, कहीं पे भी प्रोटोकॉल मेंटेन करना, हर जगह स्थिति खराब हो जाती है। मास्टर के साथ ये नहीं, वो पैदल भी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई प्रश्न है बेटा? हेलो सर, नमस्ते, मेरा नाम राजकुमार। लैब असिस्टेंट कैसे बनते सर? ये बताएंगे सर, बताएंगे। लैब असिस्टेंट क्या होता है बेटा? 2 टाइप की पोस्ट होती है आजकल। एक होते हैं ज्योग्राफी के लैब असिस्टेंट, एक होते हैं साइंस के लैब असिस्टेंट, ठीक है। एक होते हैं स्कूल में, एक होते हैं कॉलेज में। तो इसकी वैकेंसी आती रहती है। 12वीं पास लैब असिस्टेंट आप बन सकते हो। साइंस के ऊपर गजब पकड़ होनी चाहिए आपकी। 11th 12th की जो साइंस है वो बढ़िया कर लो आप, और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आते ही आप एलिजिबल हो जाते हो। ग्रेड पे थोड़ा 3rd ग्रेड से कम है, लैब का ही काम करना पड़ता है, काफी मशक्कत भरी जॉब है, टाइम भी नहीं मिल पाता इतना। फिर कॉलेज में लगने के बाद पूरे दिन परख नलियां ऊपर कर करके हालत खराब हो जाती है। हाँ सर, मेरा नाम प्रिंस है, मैं क्लास 9th का छात्र हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, रीट लेवल 3 और 4 क्या होते हैं? L3 और 4 बेटा होते नहीं है, रीट में 2 ही होता है, L1 और L2। 1 में आएगा 1 से 5वीं, 2 में आएगा 6 से 8वीं, ठीक है। तो लेवल 3 और 4 की कोचिंग क्यों लेते हैं? लेवल 3 और 4 तो होता ही नहीं बेटा। लेवल 3 और 4 की कोचिंग कहाँ होती है? नीचे बोर्ड में लिखा होता है रीट लेवल 3 एंड लेवल 4। किस ग्रेड पे की बात कर ले। अच्छा, ग्रेड पे, वो बेटा तनख्वाह की बात है, वो नौकरी लगने के बाद। उसमें फिर आपके L5 से शुरू होके L10 तक आता है। L5 हम जैसे L9 में, अभी L9 का मतलब है कि हम लेवल 9 की सैलरी ले रहे हैं। कलेक्टर आता है L8 में, एसडीएम आता है L7 में, और प्रोफेसर आते हैं L10 में, टीचर आता है L5-6 में। ऐसे ये तनख्वाह की बात है, वो पीछे वाली बात, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। हाँ सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं यहाँ सक्सेस पॉइंट स्कूल में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के बाद मुझे दिल्ली में यूपीसी की तैयारी फिर से क्या कोचिंग करनी पड़ सकती? देखो, ऐसा है, फाउंडेशन अच्छा कर लो, बढ़िया, वो यहाँ आपका कर देंगे, ये लोग ढंग से कर लेंगे। फिर आप CUT का टेस्ट दे देना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, और फिर किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में चले जाओ, वहां 3 साल किसी प्रोफेसर के सानिध्य में पढ़ लो,
आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको खाली टेस्ट ही देने हैं, नॉलेज हो जाएगा। टेस्ट लिखते जाओ, डेली 1-2 टेस्ट लिखो, 2 साल के अंदर रिजल्ट मिलेगा, रास्ता क्लियर है। 12th तक यहां रहो, फिर सीधे सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट में चले, 2 साल बढ़िया तैयारी करोगे तो CUT क्लियर कर ही जाओगे। किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घुस गए तो सामान्य फीस में 3 साल तक इतना तरीके से पढ़ाया जाएगा, 3 साल के अंदर निकलने के बाद JNU का टेस्ट दे दो, MA करने के लिए JNU में चले जाओ, और फिर 2-2 टेस्ट, रात दिन टेस्ट लिखो, डेली 1-1, 2-2 टेस्ट लिखो, 2 साल में काम हो जाएगा। दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने IAS की तैयारी की थी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ 9 से लेकर IAS की तैयारी तक के सफ़र के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। आपने कौन से कोचिंग की थी, कहाँ पर कोचिंग की थी, कौन सी सब्जेक्ट ली थी, ग्रेजुएशन में क्या किया था, और कितने एग्जाम दिए थे, कितने नंबर आए थे? ये यात्रा थोड़ी लंबी हो जाएगी, ज्यादा तो नहीं, लेकिन सामान्य बता देता हूँ। ग्रेजुएशन किया तब तक तो हमें पता नहीं था कि करना क्या है। ग्रेजुएशन के बाद अच्छे दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि भाई UPSC भी कोई संस्था होती है, तो 2009 में हम पहली बार दिल्ली गए थे UPSC की तैयारी करने। फिर 12 में पहला अटेम्प्ट लिया, 12, 13 और 14, 3 अटेम्प्ट लिए मैंने। 3 बार ही मेंस दिया, 1 बार इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई किया, कॉपियां चेक नहीं हुई। 1 बार 687 नंबर आए, 3 नंबर कम बढ़े, और तीसरी बार 672 नंबर आए, तैयारी इतनी हुई नहीं थी। फिर अल्सर की बीमारी के कारण डॉक्टर ने कह दिया कि रेस्ट करो, प्रशासन आपके काम का नहीं है, अल्सर के सिम्टम्स बड़े गंदे होते हैं। फिर मैंने वो फील्ड छोड़ दिया और एजुकेशन में आ गया। नहीं, मीडियम मेरा हिंदी था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, सेकंड अटेम्प्ट ज्योग्राफी छोड़ दी, इकोनॉमिक्स ली, थर्ड अटेम्प्ट लिया तो मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया। कोचिंग कहीं नहीं करी मैंने, जिंदगी में किसी कोचिंग में भाग नहीं लिया। हो सकता है ये मेरी कमी रही हो, मुझे लेनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है उस समय। हालांकि बीमारी के बाद कोचिंग की स्थिति थी नहीं, 5-5, 7-7 घंटे हम बैठ भी नहीं पाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को अच्छे प्रोफेसर से पढ़ना चाहिए। अगर वो सुविधा नहीं मिलती है तो एक कोचिंग ले लेनी चाहिए। अगर अच्छे शिक्षक और प्रोफेसर मिल जाते हैं तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं मिलते हैं तो एक अच्छे शिक्षक से पढ़ लेना चाहिए, ये कमी रहती है। नहीं तो जो काम आपका 2024 में होना है ना, वो काम अगर आप शिक्षक से नहीं पढ़ते हैं तो वो 2028 में होता जाके, लेट हो जाते हो आप। हो तो जाता है लेकिन 2-3 साल लेट हो जाते हैं। ठीक है, आराम से होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आज का सत्र यहीं समाप्त करते। ये बच्चे का एक सवाल है, इसका पूछ लेते हैं। सर मेरा नाम देवेंद्र है और मैं 10th का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आर्मी के अंदर बेस्ट फील्ड कौन सी है? आर्मी में? आर्मी में देखो, अभी 12th के बाद NDA का एग्जाम लगेगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आप 11th 12th में साइंस लेने वाले हो, आर्ट्स साइंस लेने वाले हो, साइंस में मैथ लेने वाले हो, बायोलॉजी बायोलॉजी के लिए नेवी काम की नहीं है, बायोलॉजी के लिए फिर NDA भी काम का नहीं होगा, क्योंकि NDA में भी 300 मार्क्स का मैथ का पेपर आता है। फिर आपको करना पड़ेगा सीधा ऑप्शन, अगर अधिकारी ग्रेड में जाते हो तो कमांड डिफेंस सर्विस आएगा, CDS में भी आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के काम के नहीं, वहां मैथ आता है, वहां आपको OTA में जाना पड़ेगा, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में, और उस समय उसका SS भी बड़ा जबरदस्त होता है। तो OTA के जरिए SS भी देके आप आर्मी में अधिकारी बन सकते हैं। और या फिर ये कांस्टेबल रैंक पे तो आप अग्निवीर तो कभी भी बन सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो 12वीं कर लो, बाड़मेर कॉलेज में आ जाओ, NCC ले लो, अग्निवीर बन जाओगे। लेकिन अधिकारी बनना है तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, या तो NDA का ऑप्शन है, NDA में मैथमेटिक्स जरूरी है अब तो, और या फिर CDS का ऑप्शन है, कमांड डिफेंस सर्विस। यहां जाओ, SSB दो, और इसमें भी आपको OTA जाना पड़ेगा। आर्ट्स वाले सारे OTA में जाते हैं, आर्ट्स और बायोलॉजी वाले सारे। मैं ये भी SSB दे के आया हूं। बाकी एक ऑप्शन और भी है, आप UPSC के जरिए असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देके आप पैरामिलिट्री में AC भी बन सकते हैं, 3 स्टार वो भी है, बट वो सारे ग्रेजुएशन के बाद होंगे, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए।